बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब हीट का मेजरमेंट। आगे बढ़ने से पहले बच्चों कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें क्या है स्पेसिफिक हीट, जिसमें बच्चों हमारे पास है हीट कैपेसिटी या उसी को थर्मल कैपेसिटी कहेंगे, लेटेंट हीट। ये सारी चीज़ें क्या हैं आइए पहले समझ लेते हैं ताकि आगे आसानी हो। बेटा स्पेसिफिक हीट बड़ा कॉमन टर्म है, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सी, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। जैसे 1 किलोग्राम की कोई बॉडी है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें इसे कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, उसी को हम स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। बाई फार्मूला बच्चों ऐसे होगा, हीट एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका यूनिट बन जाएगा जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जनरली इसी में से कोई यूज होता है। अगर वाटर के लिए देखें बच्चों तो स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए बड़ी आसान सी वैल्यू होती, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। MKS में कुछ ऐसे आ जाएगा 4.18। ये बच्चों SI यूनिट में कुछ ऐसे आ जाएगा 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी। आइस के लिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, और बच्चों स्टीम के लिए यहाँ 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी होगा। अब सवाल एक ये बनता है कि स्पेसिफिक हीट कौन कौन से बातों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट बेसिकली 2 चीज़ों पर डिपेंड करता। सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंस इसका है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। वो मटेरियल कौन सा है, आप वाटर की बात कर रहे हो, आप आयरन की बात कर रहे हो, आप जो है किसी लिक्विड की बात कर रहे हो, किसी सॉलिड की बात कर रहे हो। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। और दूसरा जो खास डिपेंडेंस है वो है बच्चों टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बदलने के साथ साथ भी स्पेसिफिक हीट में हल्का फुल्का परिवर्तन आता है, लेकिन ध्यान रहे जब तक क्वेश्चन में कोई इसके रिगार्डिंग मेंशन ना किया जाए, कोई डेटा, कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन, तब तक टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट में होने वाले परिवर्तन को आप इग्नोर करोगे, उसको कांस्टेंट मानते हुए चलोगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। क्वेश्चन मेंशन कर देगा तो फिर सोचेंगे, नहीं मेंशन करेगा तो स्पेसिफिक हीट को बच्चों हम कांस्टेंट मानेंगे जब तक एक ही फेज की बात की जाएगी। मतलब वाटर है तो वाटर में 10 डिग्री सी से 10 डिग्री सी से 50 डिग्री सी पर जाना है, 50 डिग्री सी से 80 डिग्री सी पर जाना है। वाटर में ही है तो बच्चों वहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। बच्चों पर्टिकुलरली अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर का स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले घटता है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, पॉइंट में परिवर्तन होते हैं। बच्चों वाटर का टेम्परेचर जो है, वाटर का स्पेसिफिक हीट जो टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले घटता है, डिक्रीज करता है, और 37 डिग्री सी पर आकर स्पेसिफिक हीट इसका मिनिमम मिलता है। और जैसे ही 37 डिग्री सी से जैसे ही टेम्परेचर इसका बच्चों आगे ले जाते हैं, स्पेसिफिक हीट फिर से बढ़ने लग जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए मिनिमम कितने डिग्री सी पर होगा, याद रखिएगा 37 डिग्री सी पर। बच्चों अगला टॉपिक स्पेसिफिक हीट के बाद हमारा उसी से मिलता जुलता टॉपिक है थर्मल या फिर हीट कैपेसिटी क्या होता है। बच्चों हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी से मतलब ये होता है यम मास की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अभी तक स्पेसिफिक हीट में हम यूनिट मास ऑफ बॉडी की बात कर रहे थे, यहाँ पर पूरे बॉडी का टेम्परेचर, पूरे अमाउंट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। बच्चों जितना भी बॉडी है उस पूरे के पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाना है, उसके लिए जितने हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी बच्चों, उसी को हम यहाँ क्या नाम देते हैं, थर्मल कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट थर्मल कैपेसिटी लगभग सिमिलर है, बशर्ते स्पेसिफिक हीट बच्चों यूनिट मास ऑफ बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए यूज होता था, और यहाँ पर थर्मल कैपेसिटी पूरे बॉडी के मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा। जैसा कि मैंने दिखाया एम मास की बॉडी 1 डिग्री सी टेम्परेचर में चेंज हुआ है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल टेम्परेचर हो गया। बच्चों यहाँ जो क्यू यूज हुआ है इसी को हम थर्मल कैपेसिटी का नाम देंगे। देखिए
अभी हम लोगों ने देखा था एक इक्वेशन S इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा थीटा, स्पेसिफिक हीट का यही इक्वेशन आ रहा था। यहाँ के अंदर Q की वैल्यू हो जाएगी बच्चों m इंटू एस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ के अंदर Q की वैल्यू इतने के बराबर हो गई। कितना टेम्परेचर में चेंज लाना है? 1 डिग्री का। 1 डिग्री C का चेंज यहाँ पर 1 रख दिया तो Q की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? m इंटू एस हो गया। Q की वैल्यू यहाँ के अंदर m इंटू एस के बराबर हो गया। यही हमारा क्या कहलाएगा? हीट कैपेसिटी। मतलब अगर मैं स्पेसिफिक हीट को उस बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दूं जिसकी थर्मल कैपेसिटी निकालनी है, तो बच्चों जो हमें यहाँ रिजल्ट मिलेगा वही क्या कहलाएगा? थर्मल कैपेसिटी। बच्चों इस प्रकार से अगर थर्मल कैपेसिटी की हम यूनिट देखें तो क्या बन जाएगा भाई? यूनिट यहाँ किलोग्राम हो गया, ये हो जाएगा जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी। तो यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा? किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया, यानी जूल पर डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों हमारा थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी के लिए यूनिट आएगा। बच्चों एक टर्म होता है वाटर इक्विवेलेंट, ये क्या है समझते हैं। मान लीजिए, बड़ा समझने वाला चीज़ है, मान लीजिए m मास का कोई एक सॉलिड बॉडी हो, दिस वन, और ये शुरुआत में थीटा डिग्री सी पर था। बेटा यहाँ पर ये थीटा डिग्री सी पर, इनिशियली ये थीटा डिग्री सी पर है, और इसको हमने प्लस क्यू हीट सप्लाई किया। प्लस क्यू हीट सप्लाई करने से इसके टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हुआ दैट इज डेल्टा थीटा। फाइनल टेम्परेचर हो गया थीटा था प्लस डेल्टा थीटा, मास तो बदलेगा नहीं। बच्चों अब एक हमें कोई कंटेनर में पानी दे दिया गया और यहाँ पर हम इस वाटर के मास को कैसे बैलेंस करें, इस वाटर के अमाउंट को, मास को कैसे बैलेंस करें कि उतनी ही हीट एनर्जी हम दें इसे, जितनी यहाँ दिए थे उतनी ही हीट एनर्जी दें और उतना ही टेम्परेचर में परिवर्तन करा दें। टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन उतना ही हो जब उतनी ही हीट दें। सपोज करिए यहाँ मैंने 100 कैलोरी हीट दिया और टेम्परेचर में परिवर्तन मान लीजिए 10 डिग्री सी हुआ, तो यहाँ भी 100 कैलोरी हीट दें और टेम्परेचर में परिवर्तन उतना ही हो जितना यहाँ हुआ था। इसके लिए हम वाटर के मास को घटा बढ़ा करके इसको बैलेंस करेंगे। कितना मास वाटर का एडजस्ट करें, कितना मास वाटर का एडजस्ट करें कि जितना हीट यहाँ दिए थे उतना ही हीट देने पर उतने ही टेम्परेचर का परिवर्तन आए। तो बच्चों ऐसे केस में जो वाटर का मास यहाँ यूज होगा उसी को हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। समझ गए होंगे। हमने कोई m मास की बॉडी लिया, उसमें हमने प्लस क्यू हीट सप्लाई किया, उसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ गया, सीधी सी बात है। तो कितना मास हम वाटर का लें कि उसमें हम उतना ही हीट सप्लाई करें और उसके टेम्परेचर में परिवर्तन उतना ही हो जितना यहाँ हुआ था। बच्चों यहाँ वाटर के मास को घटा बढ़ा कर इस मामले को बैलेंस कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ जितने मास ऑफ वाटर की आवश्यकता होगी उसी को हम वाटर इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। देखिए यहाँ का हीट और यहाँ का हीट सेम है, मैंने लिखा Q इक्वल टू Q। यहाँ से Q की वैल्यू लिखूं बच्चों तो आएगा m s इंटू डेल्टा थीटा। m इज द मास ऑफ दिस बॉडी, s इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस बॉडी, डेल्टा थीटा इज दिस चेंज। अच्छा Q, यहाँ वाले Q को अगर देखें तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा बच्चों दोनों साइड से क्या होगा? कैंसिल आउट होगा और यहाँ बचेगा m s मास ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इसका मतलब मास ऑफ वाटर की वैल्यू जो हमारे सामने आ जाएगी होगी m s डिवाइडेड बाय SW। बच्चों ये मास ऑफ वाटर जो है यही कहलाएगा वाटर इक्विवेलेंट। मास ऑफ वाटर इक्वल टू m s डिवाइडेड बाई, यहाँ मान लीजिए हम वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट यूज कर रहे हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी यूनिट में, तो उसकी वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। अगर ये पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट को लेके चलें कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी तो 1 हो गया। और यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मास ऑफ वाटर इक्वल टू हो गया m इंटू एस। बच्चों दिस इज वाटर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू m s। ध्यान रहे यहाँ बाई 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी छुपा हुआ है। मान लो हम MKS वाला या SI वाला यूनिट यूज करते बच्चों तो ये चीज़ ना आ पाता। देखने में ऐसा लग रहा जैसे थर्मल कैपेसिटी, लेकिन ध्यान रहे बच्चों ये थर्मल कैपेसिटी नहीं है। वाटर इक्विवेलेंट अलग चीज़ होता, थर्मल कैपेसिटी अलग चीज़ होता है। अगर
यहाँ वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट पूछी जाए क्या होगी, तो वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ वाटर विच इज जस्ट रिक्वायर्ड in order to change the same temperature when given the same amount of heat as compared to body। तो बच्चों यहाँ के अंदर वाटर इक्विवेलेंट का जो यूनिट होगा मास की यूनिट के सिमिलर आएगा, जो कि क्या होगा, किलोग्राम। आई होप आप समझ गए होंगे। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट बच्चों वो हीट है जो हम किसी यूनिट मास ऑफ बॉडी को दें और उस बॉडी के टेम्परेचर में बिना परिवर्तन हुए उसका केवल फेज चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए आइस से हमें वाटर बनाना है, तो कितना कम से कम हीट एनर्जी हम उसे दे दें कि वो क्या हो, पूरा का पूरा जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में। बट शर्त ये है कि यहाँ के अंदर टेम्परेचर चेंज ना हो, बिना टेम्परेचर चेंज हुए केवल फेज चेंज होना। ऐसा करने के लिए हम यूनिट मास ऑफ बॉडी को कितनी हीट एनर्जी दें बच्चों, उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम नाम देते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, यहाँ के अंदर लेटेंट हीट का फार्मूला बाय द वे होता है Q इक्वल टू ml, या आप कह सकते हो लेटेंट हीट का इक्वेशन होता है L इक्वल टू Q बाई m, हीट एनर्जी पर यूनिट मास, बशर्ते टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? फेज चेंज होना चाहिए। जब स्पेसिफिक हीट हम लगा रहे थे तो फेज नहीं चेंज हो रहा था, केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा था। लेटेंट हीट हम जब लगाएंगे तो केवल फेज चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब वैसे देख लीजिए, यूनिट हो गया जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम। बच्चों यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें डिफरेंट फेजेस को चेंज करके दिखाया है। मैंने मान लिया यहाँ यम मास का कोई आइस का टुकड़ा है जो कि -θ डिग्री सी पर है, -25 माइनस समथिंग पर रहा होगा। यहाँ मैंने मान लिया -θ डिग्री सी पर है। अब उसको मैंने कोई हीट सप्लाई किया +Q1, तो पहले तो पूरा का पूरा जो आइस है वो माइनस से धीरे धीरे जीरो की ओर अग्रसर होगा। आइस में ही कन्वर्ट हो रहा है, आइस है, आइस ही बना हुआ, बशर्ते इसमें अंतर है। हीट एनर्जी इसके अंदर गया है तो इसके टेम्परेचर को बढ़ाया होगा। यहाँ के अंदर बच्चों इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी पर आ गया। अब अगर हम इसे हीट एनर्जी कितनी दें कि इसका केवल फेज चेंज हो जाए, एक तरह से लेटेंट हीट की यहाँ बात हो रही है बच्चों, कितनी हीट एनर्जी दें कि यहाँ पर इसका फेज चेंज हो जाए। या मास की बॉडी को मान लिया +Q2 हीट एनर्जी देने पर यहाँ के अंदर बच्चों इसका फेज चेंज हो गया, 0 डिग्री सी यहाँ पर, 0 डिग्री सी यहाँ पर, बट आइस कन्वर्ट हो चुका है वाटर में। यहाँ पर बच्चों अब वाटर बन चुका, जो वाटर बन चुका वो कितने डिग्री सी पर है, 0 डिग्री सी पर। हम चाह रहे हैं वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं और ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करने लगे। सपोज करिए हीट एनर्जी इतनी मैंने सप्लाई कर दी कि जो वाटर 0 डिग्री सी पर था वो वाटर बच्चों अब कितने पर पहुंच गया, 100 डिग्री सी पर। यहाँ पर आप देख लीजिए वही वाटर हमारा 100 डिग्री सी पर पहुंच चुका है। अब यहाँ के अंदर बच्चों हम कितना इसमें हीट एनर्जी को और सप्लाई करें कि ये वाटर जो 100 डिग्री सी पर पहुंच चुका था और ज़्यादा आगे ये अब वाटर, अब इसके आगे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, क्योंकि बिल्कुल उबलने वाला है, ये बॉयल होने वाला है। यहाँ के अंदर बच्चों क्या हुआ, हमने +Q2 हीट सप्लाई किया, उतना सप्लाई किया कि ये पूरा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में या स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। बच्चों आप देखिए 100 डिग्री सी 100 डिग्री सी, बट यहाँ वाटर है, यहाँ क्या है, स्टीम है, केवल फेज चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, मतलब यहाँ लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगा होगा। अब देखिए स्टीम जो हमारा 100 डिग्री सी पर बना हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये स्टीम जो 100 डिग्री सी पर है उसे हम 125 डिग्री सी पर लाना चाहते हैं। यहाँ स्टीम में ही कन्वर्ट होना है और बच्चों यहाँ के अंदर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर हम कोई हीट एनर्जी Q5 सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ के अंदर 100 से बढ़कर 125 डिग्री सी आ गया, यहाँ मुझे अगला स्टीम मिला। तो ये मैं एक प्रोसीजर दिखा रहा हूँ कि चेंज कैसे होता फेज का, कहाँ लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगता है, कहाँ स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे विद्वान बच्चों, जरा ये बताओ Q1 की वैल्यू क्या होगी। Q1 की वैल्यू यहाँ के अंदर हमारे पास आ जाएगा, देखो फेज चेंज नहीं हुआ है,
यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जगह मास ऑफ आइस एम, यस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, और यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डेल्टा थीटा। फाइनल माइनस यहाँ के अंदर क्या हो गया इनिशियल, यानी 0 माइनस माइनस थीटा, तो प्लस थीटा हो जाएगा, ये आ गया एम एस इंटू थीटा। अच्छा, यहाँ यस जो है वो स्पेसिफिक हीट किसका है, आइस का है। बच्चों Q2 को अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, प्यारे बच्चों बताओ, क्या फेज चेंज हुआ है? यस सर। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? नो सर। केवल फेज चेंज हुआ तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट का यानी कि Q2 की वैल्यू हो जाएगी कितने मास का, यूनिट मास के लिए LI। ये अच्छा, एक बात और बच्चों, यहाँ के अंदर लेटेंट हीट किसका, वाटर का, आइस का, वेपर का। तो बच्चों ये सवाल ही निरर्थक होता कि लेटेंट हीट किसका। लेटेंट हीट जब भी यूज होता है तो एक फेज दूसरे फेज में चेंज हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर आइस किस में कन्वर्ट हो रहा, वाटर में, तो मैं कहूँगा लेटेंट हीट फॉर कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। यहाँ के अंदर बच्चों Q2 की वैल्यू हो जाएगी m इंटू एल, आइस टू वाटर कन्वर्ट होने में जितना भी लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है, वैसे होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों Q3 की वैल्यू मैं देखने जाऊँ तो देखिए बच्चों 0 डिग्री से 100 डिग्री सी में वाटर आ रहा है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, नो फेज चेंज बट टेम्परेचर चेंज। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं क्या लिखूँगा, मास वही है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा थीटा। 100 माइनस 0 कितना आ गया बच्चों, यहाँ के अंदर हमारे पास आ जाएगा 100 टाइम्स ऑफ m इंटू एस डब्ल्यू आ जाएगा। एस डब्ल्यू इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। चलिए Q4 की बात कर लेते हैं, यहाँ भी वाटर, Q4 की बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ वाटर है, यहाँ क्या बन चुका है, स्टीम। तो अब देखिए ध्यान से, फेज चेंज हुआ है बट यहाँ भी 100 डिग्री सी, यहाँ भी 100 डिग्री सी। फेज चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। प्यारे बच्चों बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट का अगर लगेगा तो यहाँ के लिए हो जाएगा मास वही है, लेटेंट हीट ऑफ कन्वर्जन किससे किसमें, वाटर टू स्टीम। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर फिर अगले लाइन पे आते हैं, यहाँ पर अगले स्टेप पे Q5 स्टीम में नो फेज चेंज। क्या टेम्परेचर चेंज है, यस सर। यहाँ स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा कि लेटेंट हीट का, सर स्पेसिफिक हीट का लगेगा। बेटा जी, बाबूजी, भैया, लाला, बेटा, बच्चा, सुग्गा, मैना, सब लोग बताओ, यहाँ के अंदर Q5 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, m यस। यस किसका, स्टीम का, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा 125 माइनस 100। बेटा जी यहाँ के अंदर कितना आ जाएगा, 25 मास ऑफ दैट स्टीम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। बच्चों अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया उसी को लेकर अगर मुझे एक ग्राफिक प्लॉट बनाना हो किसके किसके बीच, दो चीज़ें वेरी कर रही हैं, टेम्परेचर और हीट एनर्जी। यहाँ हीट एनर्जी हम सप्लाई करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बदलता जा रहा है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख दिए ABCDE ताकि स्पष्ट रहे मामला। पॉइंट ए से शुरू करते हैं। जब हम पॉइंट ए पर हैं तो उसके अंदर जो भी हीट एनर्जी रही हो, मुझे पता नहीं कितना है, यहाँ स्केलिंग मैं कर देता हूँ, मान लो 0 हीट एनर्जी रही हो या मान लेते हैं कुछ भी। यहाँ के अंदर बच्चों हम ऐसे शुरू करते हैं किसी पॉइंट से, सपोज यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, निगेटिव में है, माइनस थीटा है। ये पॉइंट ए की बात हो रही है, सिचुएशन ए की बात हो रही है। यहाँ मैंने प्लस Q1 हीट सप्लाई किया, प्लस Q1 हीट सप्लाई किया। हीट के सप्लाई करने से यहाँ देखिए आइस में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ के अंदर बच्चों हीट एनर्जी इसके अंदर ऐड हुआ होगा। ये वाला ग्राफ गया ऐसे। अब टेम्परेचर कितने पर आ गया, 0 डिग्री सी पर। टेम्परेचर बच्चों 0 डिग्री सी पर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक देखिए चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ ग्राफ में भी ग्राफ बिल्कुल सीधा चलेगा। हीट एनर्जी तो बढ़ेगी इसके अंदर, प्लस Q2 इसमें ऐड हुआ है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद बच्चों अब ये कहाँ से कहाँ पहुँच चुका, B पर पहुँचे थे, B से C में पहुँच चुके, C के बाद अब D पर जाना है। C के बाद हमें D पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ के अंदर Q3 हीट एनर्जी सप्लाई किए हैं। Q3 हीट एनर्जी सप्लाई करने पर वाटर जो 0 डिग्री सी पर था वो कितने पर पहुँच गया, 100 डिग्री सी पर। ये वाटर जो 0 डिग्री सी पर था बच्चों वो अब कहाँ पहुँच चुका, 100 डिग्री सी पर पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों अब मैं क्या करूँगा,
मैं ये करूँगा कि यहाँ पर ये जो हमारे पास वाटर बन चुका 100 डिग्री सी पर, इसे Q4 हीट एनर्जी सप्लाई करूँगा। ये वाटर अब क्या बन जाएगा, स्टीम, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, D से E पर पहुँच गए। यहाँ प्लस Q4 हीट सप्लाई किया, टेम्परेचर के चेंज हुए बिना हीट एनर्जी मैंने उसको दे दिया प्लस Q4। अब मान लीजिए इसको मैं और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊँ, और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, और ज़्यादा इसको हीट सप्लाई करूँ Q5, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो स्टीम है और ज़्यादा टेम्परेचर वाले स्टीम पे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बच्चों जाएगा, यहाँ स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एक क्वेश्चन इससे अक्सर आ ही जाता है। आइए देखते हैं क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बच्चों हमसे ये कहता है कि अगर दो डिफरेंट बॉडी जिनका टेम्परेचर अलग अलग हो, अगर उनको एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए या मिक्स कर दिया जाए, जैसे दो लिक्विड हैं, दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक लिक्विड किसी और टेम्परेचर पे था, अगला किसी और टेम्परेचर पे था। दो सॉलिड हैं, उनको कांटेक्ट में लाया गया, एक का टेम्परेचर कुछ और था, अगले का कुछ और था। अगर ऐसा किया जाता है तो हीट एनर्जी का फ्लो हायर टेम्परेचर वाले बॉडी में से हमेशा लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की ओर होता है, और ये प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे क्या हुआ, एक बॉडी सपोज करिए 80 डिग्री सी पर है, दूसरी बॉडी जो है मान लीजिए वो 40 डिग्री सी पर है, दोनों को सटा दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए किसी तरह से, तो क्या होगा, ऐसा करने पर हीट का बहाव, हीट का फ्लो 80 डिग्री सी वाले से 40 डिग्री सी वाले की ओर होगा। ऑब्वियसली जो बॉडी 40 डिग्री सी पे था वो हीट एनर्जी को गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो 80 डिग्री सी पर था बच्चों वो क्या कर रहा है, वो हीट एनर्जी को दे रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। मैं कहूँगा सिस्टम या फिर कह लीजिए मिक्सचर का टेम्परेचर फाइनली बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, व्हेन टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर are mixed together or connect together, then flow of heat energy takes place from the body of higher temperature to the body of lower temperature until the temperature of both the body, we can say system, becomes equal. ओके बच्चों, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जितना हीट एनर्जी एक बॉडी देता है उतना ही हीट एनर्जी दूसरा बॉडी गेन करता है। पहले ने अगर 20 जूल हीट एनर्जी दिया 20 जूल, तो अगला कितना पाएगा, 20 जूल। तो सब मिला जुला के केवल एनर्जी का स्थानांतरण हो रहा है, एनर्जी का केवल ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एनर्जी का कहीं से लॉस नहीं हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। पहली बात, एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी हैं, दो सॉलिड बॉडी हैं, एक M1 है दूसरा M2 है, एक का मास M1 है अगले का M2 है। पहले का टेम्परेचर θ1 डिग्री सी है, अगले का टेम्परेचर θ2 डिग्री सी है। बच्चों मैं मान लेता हूँ θ1 इज ग्रेटर देन θ2। क्या होगा अगर इन दोनों को संपर्क में लाया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो हीट एनर्जी का फ्लो हायर टेम्परेचर वाले से लोअर टेम्परेचर वाले की ओर होगा। तब तक होता रहेगा जब तक फाइनल टेम्परेचर पूरे कॉम्बिनेशन का इक्वल ना हो जाए, यानी पूरे कॉम्बिनेशन का जो टेम्परेचर है बच्चों मैंने मान लिया थीटा ऑफ द मिक्सचर, ऐसे मान लिया। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ होगा, एक बॉडी ने जितनी हीट एनर्जी दी होगी, हीट एनर्जी गिवन, दूसरी बॉडी ने उतनी हीट एनर्जी ली होगी, हीट एनर्जी टेकन, ये बराबर होगा। बस इक्वलाइज कर दीजिए, आपको जो ज़रूरत है मिल जाएगा। पहली बॉडी पहले θ1 पर था, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर के क्या हो गया, थीटा मिक्सचर, इसी में तो वो है। तो यहाँ के अंदर हो जाएगा M1 S1, MS इंटू डेल्टा थीटा, इसके लिए लगाइए M1, इसका स्पेसिफिक हीट S1, थीटा का डिफरेंस, पहले θ1 था घटकर थीटा मिक्सचर हो गया, तो θ1 माइनस थीटा मिक्सचर इक्वल टू दूसरे बॉडी की सोचिए, इसने हीट एनर्जी को गेन किया है तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है, यानी थीटा मिक्सचर जो होगा वो θ2 से ज़्यादा होगा। मैं इसके लिए लिखूंगा M2 S2, S2 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सेकेंड बॉडी, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा में हायर माइनस लोअर, फाइनली ये थीटा मिक्सचर हो गया, इसका टेम्परेचर थीटा मिक्स माइनस हाफ θ2,
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इक्वेशन यहाँ पर बना। अब आगे अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो सिचुएशन यूँ बनेगा m1 s1 θ1 माइनस ऑफ m1 s1 थीटा ऑफ द मिक्सर इक्वल टू m2 s2 थीटा ऑफ द मिक्सर माइनस ऑफ m2 s2 θ2। सपोज इसको हम सॉल्व करें बच्चों, थीटा ऑफ द मिक्सचर निकालने का प्रयास करें कि जो मिक्सचर या जो सिस्टम बना उसका यहाँ के अंदर थीटा क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, तो हमको क्या मिलेगा। इसको इधर ले आते हैं तो बनेगा m1 s1 θ1 प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा m2 s2 θ2 डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा, इसको हम एक साइड करेंगे, थीटा मिक्सचर कॉमन हो जाएगा। थीटा मिक्सचर कॉमन होने के बाद नीचे बचेगा m1 s1 प्लस m2 s2। ये बच्चों कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है या मिक्सचर जो है उसका टेम्परेचर निकल के आ गया। ठीक है, उसका टेम्परेचर हमने यहाँ के अंदर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सिंपल सी बात है, हम वैल्यू जो भी करस्पॉन्डिंग होंगे रखेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए इस पे अगर इसको हम केस बना के पढ़ाना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन हमको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको समझाया कि सॉलिड सॉलिड, कोई ऐसा नहीं कि सॉलिड से लिक्विड में गया, कोई ऐसा नहीं लिक्विड से सॉलिड में आया हो या गैसेज में गया हो, तो यहाँ लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं। मान लीजिए हमसे ये कह दे कि कोई बर्फ है, कोई आइस का टुकड़ा है, सपोज करिए एक आइस का टुकड़ा है और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये -25 डिग्री सी पर है और इसे हमें वाटर बनाना है। और वाटर कितने पर बनाना है, मैंने कहा वाटर बनाना है और इसको ले जाना 50 डिग्री सी तक। बताइए कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ये सवाल पूछ लिया गया। तो बच्चों अगर ये सवाल हमसे पूछा गया तो एक सिंपल से यहाँ कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। देखिए मैं करके आपको दिखाता हूँ, एक सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ के अंदर हम लोग करेंगे। देखिए जो हमारा आइस था दैट वाज एट -25 डिग्री सी, -25 डिग्री सी। पहले ये आइस जो पूरा का पूरा होगा, पहले बच्चों ये कन्वर्ट किस में होगा, वाटर में। इसके तत्काल पहले तो आइस आइस में कन्वर्ट होगा, माफ करिएगा आइस आइस में कन्वर्ट होगा। क्या अंतर होगा, टेम्परेचर में अंतर होगा। -25 पे था तो अब कितने पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आइस ये भी है बेटा और आइस ये भी है। अब ये आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। ये आइस अब वाटर में कन्वर्ट होगा बेटा। अब जो वाटर यहाँ हमें मिलेगा वो कितने डिग्री सी पर मिलेगा, 0 से तत्काल बाद यहाँ 0 डिग्री सी पर ही हमें वाटर मिलेगा। हमें ले कितने तक जाना है, 50 डिग्री सी तक। यहाँ मान लीजिए 50 डिग्री सी तक हम ले गए और यहाँ वाटर हमारा मिला H2O। कितनी हीट एनर्जी टोटल सप्लाई होगी, टुकड़ों में यहाँ निकालना पड़ेगा। यहाँ Q1 हुआ, यहाँ Q2 हुआ, यहाँ Q3 हुआ। तो टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड कितनी हुई अगर हम निकालने का प्रयास करें, देन द रिक्वायर्ड हीट एनर्जी फॉर दिस पर्पज वी विल गेट हियर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है बच्चों, मान लिया जो आइस है इसका मास मान लीजिए m है। अब न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमारे पास ये वाला जो हीट एनर्जी है, देखिए आइस आइस में जा रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आया, ये हो जाएगा m यस किसका, यस आइस का, यस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा हाइयर माइनस लोअर, 0 माइनस के कंपेरिजन में ज़्यादा है तो 0 माइनस -25, मैं ऐसे बना दूँ इसको स्क्वायर ब्रैकेट -25 एंड प्लस Q2 पर जाते हैं। यहाँ पर आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, फेज इज चेंज नो डाउट, बट फेज चेंज हुआ है बट टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। मीन्स हियर वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, दैट मीन्स वी विल गेट हियर मास तो सेम रहेगा, उसमें तो बदलाव हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ वाटर बाहर निकल गया। यहाँ के अंदर मास इनटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कौन सा, आइस से वाटर में कन्वर्ट होने वाला 80 कैलोरी पर ग्राम जो होता है, प्लस यहाँ के अंदर Q3 इज दिस हीट। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 50 डिग्री सी and here we get Q3, m is same throughout, yes of the water into delta theta यानी 50 माइनस 0। अब प्यारे बच्चों चलिए एक स्पेशल केस की यहाँ बात करते हैं बच्चों।
हमें पता है जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी बॉडी को वार्म अप करते हैं, उसे हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। सपोज ये केस लिक्विड के लिए हो। बच्चों जब किसी लिक्विड को आप गर्म करोगे तो हवा में रख के तो करोगे नहीं, उस लिक्विड को किसी कंटेनर में डालना पड़ेगा और पहले लिक्विड को डायरेक्ट आप गर्म नहीं करोगे, पहले आप कंटेनर को गर्म करोगे। जैसे मैंने एक कुकर में पानी भर करके गैस चूल्हे पे रख दिया, अब क्या होगा, डायरेक्ट हीट एनर्जी पहले किसको मिली, पहले तो कुकर को मिली। तो कुकर का जो भी मेटल है बच्चों, पहले वो हल्का फुल्का एक्सपेंड कर जाएगा और लिक्विड पहले नहीं एक्सपेंड करेगा, पहले बहुत मामूली असर उस पर जाएगा क्योंकि डायरेक्ट वो हीट एनर्जी को नहीं पा रहा है। बाद में जैसे ही लिक्विड बच्चों गर्म होना शुरू होगा, जैसे हीट एनर्जी पाना शुरू होगा इनडायरेक्टली, तो क्या होगा, वो एक्सपेंड और तेजी से करेगा। क्यों तेजी से करेगा, क्योंकि यहाँ लिक्विड में एक्सपेंशन तेजी से होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो जरा समझिएगा, मान लीजिए ये कंटेनर, ये जो मैं हाथ ट्रेस कर रहा हूँ, ये कंटेनर था और इसमें यहाँ लेवल 1 तक पानी भरा हुआ था, या कोई भी लिक्विड हो सकता है। सपोज ऐसा सिचुएशन था। अब बच्चों मैंने क्या किया ना, मैंने ये किया कि इसे वार्म अप करना शुरू किया, नीचे से इसको बच्चों स्टोव लगा दिया, ये गर्म होना शुरू हो गया। तो ऐसा जब मैंने करना शुरू किया, ये गर्म होना शुरू हो गया, तो पहले तो बर्तन फैलेगा, ये देखिए बर्तन फैल के यूं आ गया, और फिर लिक्विड लेवल पहले क्या होता है, पहले बर्तन तेजी से फैलता है और लिक्विड का लेवल कंपैरेटिवली, अब ये प्रतीत होता है, देखने में ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि नीचे आ रहा हो। जब बर्तन यहाँ पर फैला, लिक्विड का लेवल यहाँ आ गया, बाद में क्या हुआ, लिक्विड का लेवल बढ़ते 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 यहाँ आ गया, क्योंकि बाद में लिक्विड तेजी से फैला। एक बार फिर से सुन लीजिए, बड़ा ही समझने वाला बात है बच्चों। ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, डायरेक्ट कंटेनर को हीट एनर्जी मिली, कंटेनर किसी मेटल का था, वो पहले तेजी से फैलना शुरू किया क्योंकि पहले लिक्विड को हीट एनर्जी नहीं मिली शुरुआत में, बस ये समझिए, या मिली तो ना के बराबर मिली। तो बच्चों यहाँ पर कंटेनर जो ये था ना, पहले एक्सपेंड होकर इस रूप में आ गया। तो कंटेनर क्योंकि तेजी से एक्सपेंड किया तो उसमें लिक्विड का लेवल थोड़ा नीचे जाता हुआ प्रतीत होगा, हल्का फुल्का लिक्विड एक्सपेंड करेगा, लेकिन लिक्विड के कंपैरिजन में कंटेनर ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। तो सब कुछ मिला जुला कर बाद में लिक्विड तेजी से एक्सपेंड करेगा और लिक्विड का लेवल फाइनली लेवल नंबर 3 में पहुंच गया। अब जब वो गर्म अवस्था में है, एक्सपेंड कर चुका है, कोई इंसान देखेगा तो बर्तन तो ये रहा नहीं, अब वो बर्तन ये हो चुका है। समझिएगा, कंटेनर जो ये था वो एक्सपेंड होके ये बन चुका है। अब देखने वाले को ये प्रतीत होगा कि भैया इस बर्तन में लिक्विड का लेवल ये रेड वाला था और अब ये ग्रीन वाला हो गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर उसे ये प्रतीत होगा ये बर्तन था और बर्तन में ये लेवल लिक्विड का था और यहाँ से लेवल यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पर लिक्विड में होने वाला वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन प्रतीत होगा वो ये वाला होगा, ये कहलाएगा अपैरेंट एक्सपेंशन। लेकिन वास्तव में तो लिक्विड यहाँ से यहाँ गया है। ठीक है बच्चों, लिक्विड यहाँ से यहाँ गया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लिक्विड का रियल एक्सपेंशन। और ये जो एक्सपेंशन हमारा है, ये वाला एक्सपेंशन, ये वाला एक्सपेंशन, ये बच्चों किसका एक्सपेंशन होगा, कंटेनर का एक्सपेंशन। आई होप आप समझ रहे होंगे बच्चों, ये कहलाएगा कंटेनर का एक्सपेंशन, कंटेनर का एक्सपेंशन। और बच्चों यहाँ के अंदर कंटेनर का एक्सपेंशन हो गया और ये लिक्विड का अपैरेंट एक्सपेंशन हो गया, बट लिक्विड का ओवरऑल एक्सपेंशन ये हुआ। ठीक है, तो इसी पे हमें चर्चा करनी है बच्चों। आइए इस बात को हम दिखाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ टोटल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, टोटल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, टोटल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ दी वेसल या एक्सपेंशन इन दी वेसल। ठीक है बेटा, तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें पूछा जाएगा गामा, जिसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कह रहे थे, तो यहाँ दो तरह के हो जाते हैं लिक्विड के लिए, एक होता अपैरेंट और एक होता है रियल। अपैरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ के अंदर जो होगा डेल्टा वी, अपैरेंट वॉल्यूम में होने वाला चेंज, अपैरेंट वॉल्यूम में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाई वी इनिशियल, जो भी इनिशियल वैल्यू था, डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा, टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, गामा रियल अगर हमें देखना है तो रियल वॉल्यूम, लिक्विड के वॉल्यूम में होने वाला रियल चेंज दिस वन
डिवाइडेड बाई लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा बेटा, डेल्टा थीटा। इस तरह से सिचुएशन मिलेगा। अच्छा, इसी के साथ ही मैं देख रहा हूं हमारा कंटेनर भी एक्सपेंड कर रहा है, वेसल भी एक्सपेंड कर रहा है। तो वेसल के लिए गामा की वैल्यू इक्वल टू वेसल के लिए होने वाला वॉल्यूम में परिवर्तन, वेसल जो बर्तन है, जो कंटेनर है, उसके वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन इसके संगत, इसके करस्पॉन्डिंग हम लेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वी ऑफ द वेसल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल इंटू डेल्टा थीटा। टेम्परेचर में चेंज तो सबका सेम है। अब यहाँ पर बच्चों रिलेशन पूछा जाता है, क्या होगा, गामा की रियल वैल्यू जो यहाँ के अंदर होती है बेटा, गामा की जो यहाँ रियल वैल्यू होती है वो होगी गामा की एपेरेंट वैल्यू प्लस गामा ऑफ दी वेसल। जैसे यहाँ था रियल या टोटल, इसी को टोटल की जगह रियल लिख दीजिए तो ज़्यादा उचित लगेगा सुनने में। रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू एपेरेंट एक्सपेंशन इन दी लिक्विड प्लस एक्सपेंशन इन दी वेसल। सिमिलरली रियल वैल्यू ऑफ गामा विल बी इक्वल टू अपेरेंट वैल्यू ऑफ गामा प्लस गामा ऑफ दी वेसल। ये बच्चों इसमें रिलेशन होता है। आई होप इन तीनों में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा।